एमए उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, आचार्य आनंद वर्धन का ध्वन्यालोक ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक और प्रतिष्ठापक काव्य शास्त्र है। काव्य जगत में आचार्य आनंद वर्धन ने एक नए युग की शुरुआत की थी। हमारे जो प्रमुख काव्य सिद्धांत हैं उनमें ध्वनि सिद्धांत सर्वोपरि सिद्धांत माना जाता है। हमने इस वीडियो से पूर्व वीडियो में ध्वनि के जो स्रोत हैं उसके विषय में चर्चा की थी। आज हम ध्वनि का लक्षण क्या है, अर्थात आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक में ध्वनि का स्वरूप क्या बतलाया है, इस विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं। लेकिन सर्वप्रथम हमें जो ध्वनि शब्द है उसके विषय में हमारे वर्तमान काल के जो आचार्य हैं उन्होंने इसके विषय में क्या अर्थ दिया है उसको भी हमें जान लेना चाहिए। प्रिय बच्चों, आधुनिक युग में आचार्य विश्वेश्वर काव्यशास्त्र के ग्रंथों का अनुवाद करने वाले, व्याख्यान करने वाले प्रमुख पंडित हैं। उन्होंने ध्वनित्व का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ 5 प्रकार से बतलाया है। वे कहते हैं कि ध्वनति ध्वनयति वा यह स व्यंजका शब्दः ध्वनि, अर्थात जो ध्वनित करे या कराए वह व्यंजक शब्द ध्वनि कहलाता है। दूसरा व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ उन्होंने किया है ध्वनति ध्वनयति वा यह सह व्यंजकः अर्थः ध्वनि, अर्थात जो ध्वनित करे या कराए वह व्यंजक अर्थ ध्वनि कहलाता है। तीसरी व्युत्पत्ति में वे कहते हैं ध्वन्यते इति ध्वनि ही, अर्थात जो ध्वनित किया जाए वह ध्वनि है। इसमें रस, अलंकार और वस्तु ये तीनों व्यंग्य अर्थ के रूप में जब आ जाएं तो वे इस ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। चतुर्थ व्युत्पत्ति में वे कहते हैं ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि, अर्थात जिसके द्वारा ध्वनित किया जाए वह ध्वनि है। इससे शब्द अर्थ के व्यापार, व्यंजना आदि शक्तियों का बोध होता है। अंतिम व्युत्पत्ति जो है वह उन्होंने की है ध्वन्यते अस्मिन् इति ध्वनि ही, अर्थात जिसमें वस्तु, अलंकार, रसादि ध्वनित हों उस काव्य को ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार से इन्होंने 5 प्रकार की व्युत्पत्ति लभ्य अर्थों के द्वारा ध्वनि की व्यापकता को यहाँ पर बतलाया है। अर्थात व्यंजक शब्द भी ध्वनि है, व्यंजक अर्थ भी ध्वनि है, और जो व्यंजना व्यापार है वह भी ध्वनि है, और जो ध्वनित किया जाए ऐसा रस, अलंकार और वस्तु ये तीनों जब व्यंग्य रूप में होते हैं वे भी ध्वनि है, और जिसमें ये ध्वनित होते हैं रस, अलंकार और वस्तु आदि, वे सब के सब भी काव्य ध्वनि कहलाते हैं। यानी शब्द, अर्थ, व्यंग्य अर्थ, व्यंजना व्यापार और काव्य, इन 5 को ध्वनि संज्ञा से व्यवहित करते हुए भी ध्वनिकार ने ध्वनि की परिभाषा में काव्य को मुख्य बतलाया है। इसका कथन है कि जहाँ वाचक शब्द स्वयं को और अपने अर्थ को तथा वाच्य अर्थ स्वयं को गुणीभूत करके उस प्रतिमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं उस काव्य को ध्वनि कहते हैं। ध्वनिकार के इस प्रतिपादन का समर्थन उत्तरवर्ती मम्मट, विश्वनाथ आदि आचार्यों ने भी किया है। इन आचार्यों के अनुसार ध्वनि वह काव्य होता है जहाँ वाच्य अर्थ की अपेक्षा प्रतिमान अर्थ का अतिशय होता है। ध्वन्यालोक के ध्वनि काव्य के लक्षण की व्याख्या करते हुए अभिनव गुप्त ने भी काव्य को ही मुख्य रूप से ध्वनि प्रतिपादित किया है। इस प्रकार ध्वनिकार के अनुसार वाचक शब्द, वाच्य अर्थ, व्यंग्य अर्थ, व्यंजना व्यापार और काव्य, इन 5 को ध्वनि कहा गया है। इनमें भी काव्य को मुख्य रूप से ध्वनि कहा गया है।
आइए अब हम ध्वनि काव्य का लक्षण क्या है इसको समझने का प्रयास करें। ध्वनि काव्य की परिभाषा सबसे पहले आनंदवर्धन ने की थी। यह इस प्रकार से है। वे कहते हैं यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनी कृतस्वार्थौ व्यंगतः काव्य विशेषः स ध्वनिरिति सूर्य भी कथितः। इसी की व्याख्या वे आगे करते हुए कहते हैं यत्रार्थो वाच्य विशेषः वाचक विशेषः शब्दो वा तमर्थम व्यंगतः स काव्य विशेषो ध्वनिरिति। जहाँ वाचक शब्द अपने आप को तथा अपने अर्थ को और वाच्य अर्थ अपने अर्थ को गुणीभूत करके उस प्रतिमान अर्थ को व्यक्त करते हैं, उस काव्य विशेष को ध्वनि कहा जाता है। आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि का लक्षण प्रतिमान और वाच्य अर्थ के अतिशय के आधार पर किया जाना चाहिए। काव्य में दो प्रकार के मुख्य अर्थ होते हैं, एक वाच्य और दूसरा प्रतिमान। यदि वाच्य अर्थ की अपेक्षा प्रतिमान अर्थ अतिशय होता है तब वह काव्य ध्वनि होता है। यदि वह अतिशय नहीं तब वह काव्य ध्वनि नहीं होता, उसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा जाता है। यद्यपि वाच्य और प्रतिमान दोनों ही अर्थ सहृदय श्लाघ्य हैं, तथापि इन दोनों में प्रतिमान अर्थ का अधिक महत्व है। यह काव्य के प्रसिद्ध अंग शब्द और अर्थ से भिन्न कोई अलौकिक ही वस्तु है, जो कि काव्य में उसी प्रकार निहित रहता है जिस प्रकार अंगनाओं में लावण्य निहित रहता है। उन्होंने कहा है प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनां यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु। वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ के अतिशयित होने का अभिप्राय यह है कि जहाँ वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ में चमत्कार का चारुत्व का अतिशय होता है। इसको ध्वनिकार ने इस प्रकार स्पष्ट किया है चारुत्वोत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्यो प्राधान्य विवक्षा। वाच्य और व्यंग्य अर्थों में प्रधानता या अतिशयता उनके चारुत्व के अतिशय के कारण होती है। अर्थात जहाँ वाच्य अर्थ का चारुत्व अधिक हो वहाँ वाच्य अर्थ अतिशयित होता है, और जहाँ वाच्य अर्थ का चारुत्व अधिक हो वहाँ व्यंग्य अर्थ अतिशयित होता है। ध्वनिकार ने इस प्रकार प्रतिमान अर्थ के अतिशय के आधार पर काव्य के मुख्य भेद किए थे, ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य। उन्होंने यह भी बताया कि जिस काव्य में प्रतिमान अर्थ की विवक्षा नहीं है, अपितु शब्दालंकारों या अर्थालंकारों का चमत्कार प्रदर्शित करने के लिए कवि काव्य की रचना करता है, वह चित्र काव्य होता है। वस्तुतः आनंदवर्धन चित्र काव्य को काव्य की संज्ञा नहीं देना चाहते, उसको वे काव्य की अनुकृति मात्र समझते हैं तथा ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य को ही काव्य का प्रधान भेद मानते हैं। आनंदवर्धन ने जिस प्रकार ध्वनि का लक्षण किया था, उत्तरवर्ती ध्वनिवादी आचार्यों ने उसका प्रायः अनुकरण किया। इनमें मम्मट ने ध्वनि का लक्षण इस प्रकार से किया है इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्ये वाच्या ध्वनिर्बुधि कथिता। यह काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास की चतुर्थ कारिका है। यानी जब वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ अतिशयित होता है तो यह उत्तम काव्य कहलाता है। इसी को विद्वान मनुष्य ध्वनि कहते हैं। इसकी व्याख्या करते हुए वे कहते हैं न्यग भावित वाच्य व्यंग्य व्यंजन क्षमस्य शब्दार्थ युगलस्य ध्वनिरीति व्यवहार कृतः। अर्थात वाच्य अर्थ को तिरस्कृत करने वाले व्यंग्य अर्थ को व्यंजित करने में समर्थ शब्दार्थ युगल को ध्वनि कहा जाता है। प्रतिमान अर्थ के अतिशय के आधार पर ही मम्मट ने काव्य के तीन भेद किए हैं। जहाँ वाच्य अर्थ की अपेक्षा प्रतिमान अर्थ अतिशयित है वह उत्तम ध्वनि काव्य कहलाता है। जहाँ वाच्य अर्थ की अपेक्षा प्रतिमान अर्थ
अतिशयित नहीं होता, अर्थात वाच्य अर्थ का चारुत्व अधिक है या दोनों अर्थों का चमत्कार समान है, वह मध्यम या गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहलाता है। जहाँ प्रतिमान अर्थ की विवक्षा नहीं है, शब्दालंकार या अर्थालंकार के चमत्कार को प्रदर्शित किया जाता है, उसको चित्र काव्य कहते हैं, जो शब्द चित्र एवं वाच्य चित्र दो प्रकार का होता है और अधम कहा गया है। इस प्रकार मम्मट ने प्रतिमान अर्थ के आधार पर काव्य की स्पष्ट रूप से तीन भेद यानी ध्वनि, उत्तम काव्य, गुणीभूत व्यंग्य यानी मध्यम काव्य तथा चित्र अर्थात अधम काव्य स्वीकार किए हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के भेद प्रदर्शित करने में प्रतिमान अर्थ का आधार लेकर मम्मट का अनुसरण तो किया, परंतु कुछ भेद भी कर दिया है। उन्होंने काव्य के तीन के स्थान पर चार भेद किए। जहाँ शब्द और अर्थ अपने को अभिव्यक्त करते हैं, वह प्रथम उत्तमोत्तम ध्वनि काव्य है। जहाँ व्यंग्य अर्थ अप्रधान रहकर ही चमत्कार को उत्पन्न करता है, वह दूसरा उत्तम यानी गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। जहाँ व्यंग्य अर्थ के चमत्कार का समानाधिकरण न होकर वाच्य अलंकार चमत्कृति हेतु है, वह तीसरा मध्यम अर्थात अर्थचित्र काव्य है। जहाँ अर्थ के चमत्कार से उपस्कृत शब्दालंकार की चमत्कृति होती है, वह चौथा अधम शब्द चित्र काव्य होता है। विश्वनाथ ने भी काव्य के भेद प्रतिपादित करने में आनंदवर्धन का अनुसरण करते हुए प्रतिमान अर्थ को आधार बनाया। उनके अनुसार उत्तम काव्य वह है जहाँ व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थ की अपेक्षा अतिशयित होता है, उसी को ध्वनि कहते हैं। दूसरा जो काव्य है वह गुणीभूत व्यंग्य है, जहाँ की व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारकारी नहीं होता है। विश्वनाथ के अनुसार काव्य के दो ही भेद होते हैं, ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य। विश्वनाथ के अनुसार काव्य वह वाक्य है जो रसात्मक है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। चित्र काव्य में अलंकारों का ही चमत्कार होने के कारण रसात्मकता नहीं होती, अतः उन्होंने चित्र काव्य में काव्यत्व नहीं माना होगा। परंतु ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य इन दोनों प्रकार के काव्यों में रस के व्यंग्य होने से रसात्मकता विद्यमान रहती है, अतः इन दोनों में काव्यत्व निहित रहता है। इस प्रकार काव्य के ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य इन दो भेदों के करने में विश्वनाथ ने ध्वनिकार का ही आश्रय लिया है। विश्वनाथ ने रसात्मक वाक्य को काव्य कहा है तथा उसके ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य दो भेद किए हैं, अर्थात इन दोनों में ही काव्यों में रसात्मकता होती है, इन दोनों काव्यों में ही रसात्मकता होती है। इस पर यह आक्षेप किया जाता है कि जिस काव्य में वाक्य का जीवनाधायक तत्व रस है, उसमें व्यंग्य के वाच्य की अपेक्षा अतिशयित होने या न होने की बात निस्सार है। वह काव्य स्वयं ही रसाभिव्यंजक होने के कारण चाहे ध्वनि कहा जाए या गुणीभूत व्यंग्य कहा जाए, सहृदयाह्लादक होगा। अतः विश्वनाथ द्वारा काव्य के इन दो भेदों का प्रतिपादन प्राचीन काव्यशास्त्र की परंपरा का अनुसरण मात्र ही है। वस्तुतः रस आदि के तात्पर्य से जब काव्य का निबंधन किया जाता है तो गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि काव्य में भेद ही क्या रह जाता है। रसादि के तात्पर्य की दृष्टि से गुणीभूत व्यंग्य काव्य को भी आनंदवर्धन ने ध्वनि रूप ही कहा है। ध्वनि के तीन भेद हैं, वस्तुध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसध्वनि। आनंदवर्धन की दृष्टि में काव्य के ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य वस्तुध्वनि और अलंकार ध्वनि से ही हो सकते हैं। जहाँ रसध्वनि है, अर्थात जिस काव्य की रचना रसादि के तात्पर्य से नियोजित होती है, वह सदा ध्वनि होता है। इस प्रकार से आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि के विषय में यह स्थापित किया कि वस्तुतः ध्वनि तो काव्य ही होता है। अस्तु बच्चों, आज का जो प्रसंग था वह यहीं समाप्त होता है। हम अग्रिम विषय को लेकर के फिर उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।